Students, hope you are doing well. Today we will start new chapter light, reflection and refraction. In this class, we will discuss about three main topics. First, terms related to spherical mirror. Terms are center of curvature, pole, radius of curvature, principal axis, aperture, principal focus and focal length. And today's second topic is rules for ray diagram. Third topic is image formation by concave and convex mirror. So let us start from the first term, center of curvature. It is denoted by capital C. The center of curvature of a spherical mirror is the center of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part. इसे इस फिगर से समझते हैं। माना कि यह ग्लास के hollow sphere का 2-डायमेंशनल फिगर है और इसे सेंटर से कट करने पर इनवर्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट कॉन्केव मिरर एंड आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाला पार्ट कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। तो जिस सेंटर से इसे कट किया गया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको दूसरी तरह से समझते हैं। यदि हॉलो स्फीयर का 2-डायमेंशनल फिगर हम बनाते हैं तो सर्कल की तरह दिखता है और सर्कल का सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। वो सेंटर ऑफ द सर्कल स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है और इसे कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर, इट लाइज आउटसाइड इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता, वो उसके बाहर होता है। The center of curvature of a concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. ये कॉन्केव मिरर का फिगर है और ये कॉन्वेक्स मिरर का फिगर है। तो कॉन्केव मिरर के फ्रंट में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जबकि कॉन्वेक्स मिरर के बैक में होता है। Now second term, pole. It is denoted by capital P. The pole of a spherical mirror is the center of the mirror. ये कॉन्केव मिरर है और इसके सेंटर में जो ये पॉइंट है इसे पोल कहा जाता है और इसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। Now third term, radius of curvature. It is denoted by capital R. For this figure, R is equals to PC, P and C. The radius of curvature of a spherical mirror is the radius of the hollow sphere of glass of which the spherical mirror is a part. Mirror जिस hollow sphere का पार्ट है उस sphere का रेडियस इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा और इसे PC से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म, प्रिंसिपल एक्सिस. इट इज डिनोटेड बाय x x dash. The principal axis of a spherical mirror is the straight line passing through the center of the curvature C and pole P of the spherical mirror produced on both sides. इस फिगर में हम लोग देखते हैं P को यदि इधर एक्सटेंड किया जाए और C को इधर एक्सटेंड किया जाए तो एक एक्सिस बनता है x x dash. तो वो x x dash इस फिगर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस होगा। Now next term, aperture. It is denoted by mm dash or mm. The aperture of a spherical mirror is the reflecting surface of the mirror. किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उसका अपर्चर कहलाता है और इसे mm dash से या mn से डिनोट किया जाता है। इस फिगर में से देखते हैं इसे mn से यहाँ पर डिनोट किया गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल फोकस. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. द नंबर ऑफ रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब रे जाकर के कॉन्केव मिरर से टकराता है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर के मिलता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है और इसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म, फोकल लेंथ. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. नोट इट, स्मॉल f. फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस f ऑफ द मिरर फ्रॉम द पोल P ऑफ द मिरर. इसको फिगर से समझते हैं। यहाँ देखिए P और F के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहा जाता है और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब सारे टर्म्स को इस फिगर से हम लोग समराइज करते हैं। फर्स्ट, ये पॉइंट जो आपको यहाँ दिख रहा है इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहाँ ये पॉइंट जो दिख रहा है इसे पोल कहा जाता है और पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। फिर ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको इसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इसके बाद जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है उसको अपर्चर कहा जाता है और ये पॉइंट जो है इसे फोकस कहा जाता है। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहा जाता है और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट करके मैंने लिख रखा है, इसको लर्न कर लीजिएगा। कैपिटल F मीन्स फोकस एंड स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ। न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत जरूरत होता है। ये कॉन्वेक्स मिरर का फिगर है।
यहाँ भी सारे टर्म्स को हम लोग समराइज करते हैं। फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पॉइंट, ओके। फिर पोल, ये पॉइंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ तक, ओके। प्रिंसिपल एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन। अपर्चर, ये रिफ्लेक्टिंग एरिया। एंड फोकस, दिस पॉइंट। एंड फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस formed by concave and convex mirror. Rule 1. A ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from the principal focus in case of a convex mirror. फिगर से समझते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में यदि कोई रे जाकर के कॉन्केव मिरर से टकराता है और टकराने के बाद जब वो वापस लौटता है तो वो फोकस पॉइंट से वापस लौटता है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे जाता है तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद वो डाइवर्ज होता है और वो डाइवर्जेंट रे को यदि हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो फोकस को क्रॉस करता है, ओके। नाउ रूल 2. A ray of light passing through principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis. ये रूल 1 के ठीक रिवर्स है। फिगर में समझते हैं। ये इंसिडेंट रे है, वो फोकस से क्रॉस करते हुए जाकर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है और टकराने के बाद वो वापस जब लौटता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वापस लौटता है। अब ये रे फोकस से क्रॉस कर रहा है कि नहीं, उसे कैसे समझेंगे? तो जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस से क्रॉस करेगा और ये है इंसिडेंट रे, ओके। नाउ रूल 3. A ray of light passing through center of the curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. Such a retraces its path in opposite direction. इसको भी फिगर से ही समझते हैं। जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ द कर्वेचर से क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद सेम पाथ से वापस लौटता है, ओके। ये कॉन्वेक्स मिरर है। इंसिडेंट रे जो इससे टकरा रहा है उसे यदि आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करता है और तब उस केस में जब ये रिटर्न होगा तो सेम पाथ से रिटर्न होगा, ओके। नाउ रूल 4. A ray of light incident of obliquely towards the pole P of the concave mirror or convex mirror is reflected obliquely as per the law of reflection. The incident and reflected rays follow the law of reflection at the point of incidence or point P, making equal angles with the principal axis. फिगर से ही समझते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर है। इससे जब कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली P पॉइंट पर टकराता है तो उसी एंगल से यह वापस रिफ्लेक्ट होता है। इट मीन्स इंसिडेंट रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल बनेगा सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का बनेगा। इट मीन्स कि यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी सेम है। जब कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली P पॉइंट पर टकरा रहा है तो उसी तरह से ऑब्लिकली वो वापस जा रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे का जितना एंगल होगा उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्टेड रे का होगा, यानी कि ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर से किस किस तरह के इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है? इसके 6 केसेस है। यहाँ 4 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताया गया, सेकंड कॉलम में इमेज के पोजीशन को बताया गया, थर्ड कॉलम में इमेज के साइज को बताया गया एंड फोर्थ कॉलम में इमेज के नेचर को बताया गया। नेचर के बारे में डिटेल में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइट में पढ़ा है, आप वहां पर इसे समझ सकते हो, रियल, इन्वर्टेड या इरेक्ट क्या होता है। फर्स्ट केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है लाइक दिस, ओके। इमेज कहाँ होगा? एट द फोकस F, इस पोजीशन पर इमेज होगा। साइज क्या होगा इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड, यानी बहुत ही छोटा पॉइंट साइज। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब सेकंड केस, बियॉन्ड C। अब ऑब्जेक्ट C के इधर आ गया, कहीं पर भी हो सकता है, ओके। इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन F एंड C, इन दोनों के बीच में कहीं भी इमेज बन सकता है। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, यानी अभी भी छोटा साइज ही होगा इमेज का। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ थर्ड केस, एट C। अब ऑब्जेक्ट C पोजीशन पर आ गया।
जब सी पोजीशन पर आएगा तो इमेज कहाँ बनेगा? एट सी, सेम पोजीशन पर। साइज क्या होगा? सेम साइज। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट अब सी और एफ के बीच में होगा। सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हो सकता है। इमेज का पोजीशन क्या होगा? बियॉन्ड सी, यानी सी के इधर कहीं भी हो सकता है। साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड, यानी कि बड़ा साइज होगा। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ फिफ्थ केस, ऑब्जेक्ट का पोजीशन एट एफ, इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है। इमेज कहाँ बनेगा? एट इंफिनिटी, इमेज कहीं भी बनेगा इंफिनिटी पर। साइज क्या होगा? हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा साइज का होगा। नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ सिक्स्थ केस, बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी और एफ के बीच कहीं पर भी होगा। इमेज कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, इस साइड बनेगा इमेज। और साइज क्या होगा? एनलार्ज्ड, बड़ा होगा, काफी बड़ा। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए दो केस है। यहाँ भी सेम है कॉलम्स। फर्स्ट में ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताया गया, सेकंड में इमेज के पोजीशन को बताया गया, थर्ड में इमेज के साइज को बताया गया एंड फोर्थ में इमेज के नेचर को बताया गया। पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, यानी इस पोजीशन पर है, उस समय पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा? एट द फोकस, यहाँ पर होगा। बिहाइंड द मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, इसलिए ये पोजीशन बिहाइंड द मिरर कहलाएगा। ओके। साइज क्या होगा इमेज का? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा, पॉइंट साइज का होगा। नेचर क्या होगा इमेज का? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल है, देख लीजिए इस साइड बन रहा है डॉटेड लाइन से, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्चुअल। और इरेक्ट बनेगा। नाउ सेकंड केस, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट यदि होगा तब उसका इमेज कहाँ बनेगा? बिटवीन पी एंड एफ, पी और एफ के बीच में कहीं भी बनेगा। ओके। साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड, यानी छोटा होगा। और नेचर क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब लास्ट में आपको एक बार फिर से रूल्स को रिवाइज करवा देते हैं। रूल 1, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो वो टकराने के बाद एफ को क्रॉस करते हुए गुजरता है। सेकंड रूल, जब कोई इंसिडेंट रे फोकस को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लौटता है। थर्ड रूल, जब कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है तो सेम रास्ते से वापस लौटता है। फोर्थ रूल, जब कोई इंसिडेंट रे ऑब्लिकली पी पॉइंट पर टकराता है तो उसी एंगल से वो वापस लौटता है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा सेम एंगल प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे का होगा। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।